toys are wonderful devices. कौन सी बेस्ट सेक्स पोजीशंस हैं आपके हिसाब से फॉर बेटर पेनिट्रेशन और बेटर मोर चांसेस ऑफ ऑर्गेजम्स? किसी को सिर्फ बकरी को देख के सेक्स आता है। सेक्स, परफॉर्मेंस प्रेशर, मिथ्स, कंफ्यूजन, इन सब बातों पे खुल के बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सेक्सुअल वेलनेस एक्सपर्ट डॉक्टर अमित जोशी। पूरा फूड जो शरीर को नुकसान कर रहा है, सेक्स को नुकसान कर रहा 90% महिलाएं ऑर्गेजम फेक करती हैं। है। कोई आदमी मैस्टरबेशन पे बात ही नहीं करना चाह रहा। सेक्स सिर्फ यंग लोगों के लिए है, 40-50 साल के बाद नेचुरल डिजायर खत्म हो जाता है। कई फीमेल्स होती है जिनको एनऑर्गाज्मिया बोलते हैं। सेक्स, परफॉर्मेंस प्रेशर, मिथ्स, कंफ्यूजन, इन सब बातों पे खुल के बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सेक्सुअल वेलनेस एक्सपर्ट डॉक्टर अमित जोशी, एक ऐसे एक्सपर्ट जो शेम नहीं सल्यूशन देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर डॉक्टर जोशी। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन माइक ड्रॉप। सबसे पहला सवाल सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस देश में हैं, एक सेक्स के लिए लोगों में टैबू है, एक आम धारणा ये है कि इसके बारे में बात नहीं करना है, बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बताना नहीं है, इस बारे में कोई सब में एक हिचक है। कैसे आपने ये करियर पाथ चूज़ किया? आपके दिमाग में क्या आया कि यू वांटेड टू डू समथिंग इन दिस फील्ड? एक्चुअली में जब मैं इस प्रोफेशन में आया था तो मैं लोगों को सेक्स के लिए परेशान होते हुए देखता था। ओके। और मैं जब गवर्नमेंट में था, मेरा जो फर्स्ट जॉब था वो गवर्नमेंट के अंदर था। और गवर्नमेंट में जब मेरे पास लोग आते थे तो बहुत सारी ओपीडी होती थी, बहुत सारे लोग होते थे। उस ओपीडी के अंदर मेरे पास जो मेन पेशेंट आते थे वो डायबिटीज़ और हार्मोन्स के आते थे। ओके। अब डायबिटिक पेशेंट के अंदर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती है, तो मैं छोटा सा उनसे लास्ट में पूछता था जाते जाते, कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम तो नहीं है। उस टाइम पे मरीज भीड़ को देख के मना कर देता था कि नहीं नहीं बाकी तो सब सही है। लेकिन वो बाद में मेरे पास चुपचाप आके बोलता था कि सर वो उस दिन आप पूछ रहे थे तो मैं भीड़ में बोल नहीं पाया आपसे। तो मैंने लोगों को परेशान होते हुए देखा, लोगों को ठगाते हुए देखा। और एक ऐसा इंसिडेंस हुआ कि एक बच्चा था जो उस टाइम पे जस्ट ग्रेजुएट करके निकला ही था, 12th पास था, एंड उसके फादर कारपेंटर थे। तो उसको एक डाउट था कि मैं बचपन से मैस्ट्रुबेट कर रहा हूँ इसलिए मेरा ऑर्गन खराब हो रहा है। तो वो डाउट जब उसके दिमाग में आया तो वो किसी क्वैक के पास चले गया, जो ऐसे रेलवे स्टेशन के बाहर जो लगा के रखते हैं। उसने उसको इतना डरा दिया, बंगाली बाबा या इस टाइप ये जो फार्मेसी चलाते हैं, कि तेरे बेटा नसें खराब हो गई है बचपन की गलतियों की वजह से। उस बच्चे को उसने कहा कि हम तुमको कोई वसम देंगे उस टाइम पे, एंड ही आस्क्ड हिम दैट टाइम करीब 15,000 रुपए, वो एक महीने का कोर्स। और ये बात हो गई आज से करीब 17-16 साल पहले। तो एक बड़ा अमाउंट जिसके फादर कारपेंटर थे उसके लिए, उस बच्चे ने उस टाइम पे कुछ ज्वेलरी वगैरह मदर की चुरा के, और वो उसके पास पैसा देने चले गया। पैसा दे भी दिया, सब काम हो भी गया, लेकिन फिर वो प्रॉब्लम उसका सॉल्व नहीं हुआ। एंड ही वाज इन गिल्ट एंड ही वाज अबाउट टू डू सुसाइड, कि अब मेरा क्या होगा। उसका फादर जो था मेरे यहाँ पर काम कर रहा था, तब वो मेरे पास आया तो मुझे वो कहानी जब पता चली तो मुझे लगा कि यार ये सोसाइटी में कितना बड़ा वैक्यूम है कि कोई आदमी मैस्टरबेशन पे बात ही नहीं करना चाह रहा। सेक्स की तो बात हो गई बाद में कि मैस्टरबेशन मैंने भी किया था बचपन में, एंड एवरीबॉडी इज डूइंग। तो मतलब इस बच्चे को किसी ने कितना गलत गाइड किया है। सिर्फ पैसा बनाना गलत नहीं है, गलत तरीके से बनाना गलत है। तब मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि हमें इस फील्ड में काम करना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए। और मेरा जो सेक्सुअल डिजीजेस के लिए जो लगाव था, प्रेम था, वो वहीं से चालू हुआ। उस इंसिडेंस ने मुझे चेंज किया कि आई हैव टू स्पीक, मुझे काम करना है, मुझे बोलना है इस बारे में। ओके। एक आम परिभाषा में अगर बात करें तो व्हाट इज़ गुड सेक्स? एक लोगों में आजकल धारणा बन गई है कि एक इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे एक वो चलता है कि बिकम अ बीस्ट इन बेड, बीस्ट इन बेड। इस धारणा को अगर अपन एक सिरे से खारिज करें और जनता को हम ये बताएं, लोगों को, व्यूअर्स को ये बताएं कि ये गुड सेक्स होता क्या है, कैसे आप डिफाइन करेंगे गुड सेक्स को? व्हाट कंस्टिट्यूट्स ऑफ गुड सेक्स?
क्या क्या कंपोनेंट्स उसके होते हैं? एक अच्छे खाने के जो जो कंपोनेंट्स होते हैं हम्म, वो सारे गुड सेक्स में होते हैं। ओके। सेम विद जिम। आप जब जिम जाते हो तो पहले क्या करते हो? जिम में जाके सीधे डंबल नहीं मारते हो, आप पहले वार्म अप करते हो। तो सेम, यू नो, इट्स गुड सेक्स इज ए, इट्स नॉट ए जस्ट टू कि आपने पीनिस को वजाइना में डाला, दो चार झटके मारे या 20 मिनट तक लगातार पेनिट्रेशन किया और थक के सो गए। दिस इज नॉट ए गुड सेक्स। पहला जो गुड सेक्स है कि जब भी आप सेक्स में जा रहे हैं तो कंसेंट होना चाहिए पार्टनर का। वो रेडी है या नहीं है? माइट भी वो आपकी वाइफ है लेकिन वो आज थकी हुई है, लेकिन आज उसके मेंसेस आ रहे हैं, या आज कुछ ज़्यादा ही बच्चों ने परेशान कर दिया, इफ शी इज़ नॉट ओके एंड उसने झटक दिया हाथ को, तो वो ईगो नहीं होना चाहिए मैं कि मेरा ये, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो पहला गुड सेक्स क्या होता है? कंसेंट से। दूसरा, फोर प्ले, कि आप जब सेक्स में जा रहे हो तो एक बेहतरीन फोर प्ले होना चाहिए, सेक्स हो या नहीं हो, Okay. फोर प्ले होना चाहिए। दूसरा, उसके बाद एक प्रॉपर पेनिट्रेटिव सेक्स कि जिसके अंदर आप और आपका पार्टनर सेटिस्फाइड हो। अब वो सेटिस्फेक्शन जो है उसकी क्राइटेरिया ये नहीं है कि आप 1 घंटे तक सेक्स कर रहे हो। यदि आप और आपका पार्टनर सिर्फ 3 या 4 मिनट के एक बेहतरीन सेक्स के, पेनिट्रेटिव सेक्स के अंदर दोनों को ऑर्गेजम आ गया, दोनों को संतुष्टि आ गई, दोनों को पूर्णता प्राप्त हो गई, तो इसका मतलब वो कंप्लीट सेक्स है। एंड आफ्टर सेक्स, आफ्टर पेनिट्रेटिव सेक्स, जब दोनों पार्टनर डिस्चार्ज हो गए तो आफ्टर प्ले। ओके। ऐसा नहीं कि वो मुंडा उधर करके लेट गए कि बस हो गया, आज का स्लीपिंग पिल मिल गया। नो, उस बारे में बात करना, एक दूसरे को हक करना, एक दूसरे से पूछना Okay. कि कोई पेन तो नहीं है। बड़ा आसान सवाल है, हम पूछ सकते हैं किसी भी औरत से, यार पेन तो नहीं हुआ, मैं एग्रेसिव तो नहीं था ज़्यादा, तुम्हारे को कोई तकलीफ तो नहीं है, हाउ वाज इट, तुम सेटिस्फाइड हुई या नहीं हुई? एक दूसरे को हक किया, एक दूसरे को कडल किया, एक दूसरे को कम्प्लीमेंट दिया, एंड दैट्स इज ए फोर, दिस इज, दैट इज व्हाट आई कॉल्ड इज ए गुड सेक्स। ओके। ओके। हमारे देश में सर कामासूत्र का ओरिजिनेशन यहीं से हुआ था। क्यों आपको लगता है कि एक टैबू है सेक्स के लिए प्रति या उसके बारे में बात करने के लिए? सेक्स बेसिकली बेडरूम की थिंग है, और वो सिर्फ कामासूत्रा के देश में ही नहीं है कि हम ही इन्फीरियर हैं। दुनिया के सारे देशों में मैं लगभग गया हूँ, तो चाहे आप यूएस चले जाओ, यूरोप चले जाओ, हर जगह सेक्स को लेके एक टैबू है। यदि हम यूरोपियन पर सोसाइटी, हमारे यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है। हमारे यहाँ सोसाइटी में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हम एक तो मल्टी कल्चरल लोग हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे धर्म है, कल्चर है, बहुत सारी सोसाइटी है, बहुत सारे रिलीजन है, हर प्रांत का एक अलग सिस्टम है। एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये कि हम लोग गुलाम रहे हैं, सदियों गुलाम रहे हैं। ये बात सुनने में तो बुरी लग रही है, पर सच्चाई यही है कि हमको पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने, तो हम बहुत साल, जब कोई देश गुलाम रह जाता है तो वो खुद की चीज़ें भूल जाता है। हम लकी हैं कि हमारा जो कल्चर था वो इतना सॉलिड था कि वो ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन ऐसी बहुत सारी सभ्यताएं हैं जब जब वो गुलाम हुई तो कंप्लीट ख़त्म हो गई, कि पर्शिया ख़त्म हो चुका है। आज यदि हम हिंदू कल्चर की बात करें तो कामा सूत्रा की ओरिजिनल कॉपी शायद इंडिया में अवेलेबल भी नहीं हो, वो ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर अवेलेबल है। तो ये पॉजिटिव बात है कि हमारा जो साइंस था इतना गूढ़ था कि उसको कोई ले गया कि साले ये तो ध्यान नहीं देंगे, अपन ही ले चलते हैं। तो हम लोगों पे जैसे जैसे लोगों ने अटैक किए, तो जब भी किसी सोसाइटी पे लोगों के अटैक होता है तो सबसे इजी टारगेट होता है वहाँ की औरतें और वहाँ के बच्चे। तो यदि औरतों को टारगेट करेंगे तो उनको उठा ले जाएंगे, उनके साथ रेप करेंगे या जो भी वो चीज़ें थी। तो इसलिए जब अटैक्स हुए तो लोगों ने अपने आप को सेफ करना चालू किया, लोगों ने सेक्स की बातें बंद किया, लोगों ने पर्दा प्रथा चालू हुई। तो हमारे यहाँ पर्दा प्रथा थी नहीं, लोग घूमते थे ऐसे। यदि हम हमारे पुराने ग्रंथों को देखें, पुराने आर्ट को देखें, हाँ, कि पुराने आर्ट जो रवि वर्मा ने बनाया उसमें न्यूड फोटोग्राफ्स बनाई है उसने, आज से 500 साल पहले। तो वो जो चीज़ें हैं वो सोसाइटी में थी, ऐसा नहीं कि उसने दिमाग से ओरिजिनेट कर ली। हमारा कल्चर था, हमारी कल्चर में अजंता, एलोरा, कोणार्क ये सब था। तो लेकिन से आप मेरे बंदूक कोई लगा दे तो मुझे अपने आप को बचाना पड़ेगा।
तो सेम हम लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए किया। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने जो कॉलोनियल उनका जो सिस्टम था वो हम पे थोपा, उनकी जो एजुकेशन सिस्टम थी, एजुकेशन पॉलिसीज थी, वो हम पे थोपे। तो इस तरीके से उन्होंने हमारी सिविलाइजेशन को ख़त्म किया। इसलिए हम कामसूत्रा की बात के देश में होते हुए भी सेक्स की बात नहीं करते। सेक्स की जब बात कर रहे हैं तो आजकल बहुत एक लोगों में अल्फ़ा मेल का एक वो चलन हो रखा है कि यार मैंने तो 1 घंटे तक सेक्स कर लेता हूँ, मैं 1.5 घंटे सेक्स करता हूँ। व्हाट इज़ अ गुड आइडियल टाइम फॉर सेक्स अकॉर्डिंग टू यू? मेरा जो मानना है कि बेहतरीन सेक्स वो है जिसके अंदर आप और आपका पार्टनर सेक्सुअली सेटिस्फाइड हो, चाहे वो 1 घंटा हो, चाहे वो 1 मिनट हो, चाहे वो 10 मिनट हो। कि मैं और मेरा पार्टनर जब सेक्स में है, जब एक्ट में है, तो हम उस एक्ट के दौरान धरती पे नहीं हो, ब्रह्मांड में हो, किसी प्लेनेट पे हो, और उस प्लेनेट के अंदर हम सब कुछ भूल चुके कि हमारे घर में कौन है, आज दूध आया नहीं आया, हम भूल चुके उस सोसाइटी के अंदर क्या है क्या नहीं है। कि मैं जब उस एक्ट में हूं तो मैं उस एक्ट में हूं और कहीं नहीं हूं, जीरो पे हूं। सेम विथ माय पार्टनर। अब उसके अंदर जब मैं और मेरा पार्टनर दोनों ऑर्गेजम में आ रहे हैं, सेटिस्फाइड हो रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं, तो वो कंप्लीट सेक्स है। इसको टाइम से अपन नहीं कोरिलेट कर सकते। ओके। वो 2 मिनट भी हो सकता है, वो 20 मिनट भी हो सकता है। बट यदि हम एक आइडियल टाइम की बात करें कि एक अच्छा पेनिट्रेटिव सेक्स कम से कम 4 से 5 मिनट होना चाहिए, वो होना चाहिए। बट अगेन कई लोग ऐसे हैं जो घंटों घंटों सेक्स करते हैं क्योंकि उन्होंने उस लेवल की स्किल्स को डेवलप कर लिया है। कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 2 मिनट के अंदर भी बहुत बेहतरीन सेक्स करके ऑर्गेजम में पहुंच जाते हैं। तो कंप्लीट सेक्स वही है जिसके अंदर आप और आपका पार्टनर चरम सुख को प्राप्त कर लें। जरूरी नहीं आप जीवन भर तपस्या करो और आपको भगवान नहीं मिले। आप कई बार ऐसे भी हो सकते हो कि आपने सिर्फ एक झटका देखा और ईश्वर ने आपको दर्शन दे दिए। इट्स सेम लाइक दैट। आजकल आपके पास आई एम श्योर टाइमिंग एंग्जाइटी को लेके बहुत लोग क्वेरी करते होंगे, अपने सवाल पूछते होंगे। आदमियों में एक आम धारणा ये है कि एक शर्म की फीलिंग आती है अगर आप जल्दी, आपको ऑर्गेज़म जल्दी हो जाए, जैकुलेट आप जल्दी कर दो तो क्या टिप्स हैं उसको थोड़ा इलोंगेट करने के लिए बेड में टू लास्ट लॉन्गर? देखो, टाइमिंग जो इशू है, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और 10 में से करीब 7 लोगों को टाइमिंग का इशू कभी ना कभी होता ही है लाइफ के अंदर। बट यदि वो वन से वाइल है तो इट्स नेचुरल थिंग, किसी के साथ भी हो सकता है। कभी भी कोई भी आदमी कम रन बना के आउट हो सकता है। बट आप हमेशा जीरो पे आउट हो रहे हो, हमेशा कम रन बना रहे हो, तो यू आर ए बैड परफॉर्मर। अब सेक्स सिंगल गेम नहीं है, उसमें आप और आपका पार्टनर का की संतुष्टि बड़ी जरूरी है। तो यदि आप पुअर परफॉर्मर हो, बेकार खिलाड़ी हो, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि रूट कॉज क्या है, क्यों हो रहा है अर्ली इजैकुलेशन। क्या ये पहले सही था? मतलब पेशेंट जो था कि 10 साल की शादी है, उसमें पिछले 9 साल से ही वॉज डूइंग एब्सोल्युटली परफेक्ट, बहुत अच्छा खेल रहा था, लंबा खेल रहा था, पार्टनर को सेटिस्फाइड कर रहा था। लेकिन अब पिछले 1 साल से वो बेकार खेल रहा है। तो यहाँ पर हमें डायग्नोस करना पड़ेगा कि ये जो मेरी गाड़ी पिछले 9 साल तो बढ़िया चली, अभी पिछले 1 साल से गड़बड़ चल रही है, तो क्या इशू है? कोई इंजन में खराबी आ गई है या कोई कार्बोरेटर में कचरा फंस गया है? मतलब कहीं ना कहीं तो इशू कहीं हुआ है। इशू है। मैं YouTube पे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ और आजकल सेक्स का एक बहुत बड़ा बिजनेस भी हो गया है, मार्केट भी हो गया है। लोग बाग इन्फ्लुएंसर्स माल बेच रहे हैं अपना ऑनलाइन कि आपके साइकोलॉजिकल इशू, दिस इज नॉट साइकोलॉजिकल। 9 साल तक तो तुम बढ़िया खेले ही थे ना, अभी साइकोलॉजिकल कैसे कैसे हो गया? चेंजेज हुआ? इट्स फिजियोलॉजिकल, इट्स हार्मोनल, इट्स मेटाबॉलिकल। कि ओके। कहीं ना कहीं बॉडी में चेंजेज हुए हैं। कहीं मेरा कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ रहा, कहीं मेरे शुगर तो नहीं बढ़ रही, कहीं मेरी ओबेसिटी तो इंक्रीज नहीं हो रही है। तो ये फिजियोलॉजिकल चेंजेज की वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है। यदि नया लड़का है, सेक्स करने जा रहा है पहली बार, तो हो सकता है साइकोलॉजिकल हो, ओवर एक्साइटमेंट हो। तो हमें उस पर काम करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, उसको काउंसलिंग देना पड़ेगा कि कोई बात नहीं यार,
तो 4-5 बार यदि कम रन बना के आउट हो रहा है तो ऐसा कोई ओलंपिक नहीं जो तेरे से छीन लेंगे। तो पहला तो हमें समझना पड़ेगा कि PME का रीजन क्या है। इज इट बिकॉज ऑफ ओवर एक्साइटमेंट कि पहली बार लड़की को देखा है? कहीं आपका चमड़ी जो ग्लांस है वो सेंसिटिव तो नहीं है कि आपका जो ढक्कन आप खोलते हैं उसमें आपने हाथ लगाया और वो आप उछल रहे हो, जंप कर रहे हो, तो जैसे ही पेनिस इरेक्ट होगा तो उसके अंदर सेंसेशन हाई हो जाएंगे, उसकी वजह से भी अर्ली इजैकुलेशन आ जाता है। कई बार ओवर मेस्ट्रुबेशन की वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो इट्स ए मल्टी फैक्टोरियल डिजीज। आप यदि प्री मैच्योर इजैकुलेशन को सही करना चाहते हो तो देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आप सब्जेक्ट में वीक हो। आपने मैस्टरबेशन की बात करी, एक आम धारणा अगेन बर्स्ट करना चाहूँगा मैं, इज मैस्टरबेशन हेल्दी? मैस्टरबेशन इज एब्सोल्यूट हेल्दी बिहेवियर, बट यदि आप उसको प्रॉपर तरीके से कर रहे हो और उसकी एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी है, हर चीज की एक लिमिटेशन है। कि यदि हम साइंस को देखें कि मैस्टरबेशन यदि आप 15 दिन में एक बार कर रहे हो, 10 दिन में एक बार कर रहे हो, तो वो एक हेल्दी है एक ऐसे आदमी के लिए जिसके टेस्टोस्टेरोन पीक पे है, जिसका स्पर्म प्रोडक्शन दबा के हो रहा है। कि एक 20 साल का लड़का है, दबा के खा रहा है, दबा के एक्सरसाइज कर रहा है, दबा के अच्छा कंटेंट देख रहा है, लड़कियों को से गप्पे मार रहा है, अब उसके स्पर्म प्रोडक्शन होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना। तो फिर वो कहाँ जाएगा? स्पर्म कहाँ से निकलेगा? उल्टी में से तो निकलेगा नहीं। तो आइदर ही हैव टू डू मैस्टरबेशन, या वो नाइट फॉल होगा, या उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो जिसके साथ सेक्स करे। तो यदि ये सारे चीजें उसके है और तो वो 7 दिन में एक बार मैस्टरबेट कर लेता है तो ये उसके लिए अच्छा है। बट एक लड़का है जिसकी शादी हो गई है, सेक्स भी कर रहा है, उसके बाद भी वो मैस्टरबेट कर रहा है, तो ये गलत है। ओके सो यदि वो ब्लड डोनेट कर रहा है महीने में एक बार जाके, इट्स ओके, बट वो रोज डोनेट करने लग जाए, रोज मैस्टरबेट करने लग जाए, दिन में 4 बार करने लग जाए, तो वो गलत है। कोई अगर बचपन से एडिक्टेड हो मैस्टरबेशन का, आई एम टॉकिंग मेल और फीमेल बोथ, तो क्या आगे जाके सेक्सुअल एक्टिविटी जब आप अपने पार्टनर के साथ करते हैं तो क्या उसमें प्रॉब्लम आती है या एक्साइट होने में, ऑर्गेज़म आने में? यस। ओके। यदि वो रेगुलरली कर रहा है, छोटी उम्र से कर रहा है, तो सबसे पहले तो उसका जो डिपेंडेंसी है वो उसको खुद के हाथ के फूड में ही मजा आता है। ही मतलब उसको ऐसा लगता है कि मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। उसका जो ब्रेन है वो खुद के हाथ का एडिक्टेड है पहली चीज तो। उसको दूसरे जो पार्टनर उसमें फीलिंग ही नहीं आएगा। एंड सपोज ही इज मैस्टरबेटिंग एंड वाचिंग पॉर्न, तो इश्यूज बढ़ जाते हैं क्योंकि उसका जो ब्रेन है, उसका जो डोपामाइन है वो हाईजैक हो जाता है। उसको प्लेजर फीमेल बॉडी को देख के नहीं आता जो उसके सामने खड़ी है, उसको प्लेजर उस स्क्रीन पे देख के, उन कंटेंट्स को देख के, उन पोजीशंस को देख के, उन बूब्स को देख के, उन बटक्स को देख के आता है जो पॉर्न स्टार के हैं। तो नाउ अब यदि वो रियल लाइफ के अंदर ऐसी फीमेल से तो उसकी शादी हुई नहीं है, पॉर्न स्टार तो उसकी लाइफ में कोई आया नहीं है, तो उसको वो फीलिंग ही नहीं आएगा। अभी एक नॉर्मल इंडियन लड़की से उसकी शादी कर दो, चाहे वो कितनी खूबसूरत हो, तो शी इज नॉट ए पॉर्न स्टार। एग्जैक्टली। तो वहां उसको इरेक्शन नहीं आएगा। यदि दवाई वगैरह खा के इरेक्शन आ भी गया तो उसको इजैकुलेशन नहीं होगा। वो करता रहेगा सेक्स फिजियोलॉजिकली रोबोट की तरह, लेकिन क्योंकि उसको ऑर्गेजम कहाँ से आएगा? ऑर्गेजम यहाँ से आना चाहिए, वो फील ही नहीं कर पा रहा। 1 घंटे तक रोबोटिक सेक्स कर रहा है, डिलेड इजैकुलेशन जिसको बोलते हैं, स्खलित नहीं होगा, पार्टनर परेशान हो जाएगा। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं। कभी कभी पेनाइल ट्रॉमा हो जाते हैं लिंग के अंदर, कुछ चोट वगैरह लग जाती है। क्योंकि ऐसे लोग अक्सर सरफेस के ऊपर भी करते हैं, कुछ डिवाइसेस लेके करते हैं। तो ये डिपेंड करता है उसने कैसे किया है। एनीवे बिकॉज हर बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता, बट मैं काफ़ी लोगों को ऐसा देखता हूँ कि जिनको ये तकलीफ हो जाती है। आपने सर टॉयज़ के बारे में बात करी कि अलग अलग ऑब्जेक्ट से करते हैं, तो सेक्स टॉयज़ के बारे में बात करें तो एक बहुत प्रचलन बढ़ रहा है इंडिया में भी, बाहर तो पहले था। आर सेक्स टॉयज़ गुड और कैन शुड अ कपल यूज़ देम? सेक्स टॉयज आर वंडरफुल डिवाइसेस, ओके, बट अगेन कि यदि हर चीज का एक तरीका है यूज करने का, ठीक है ना। आप पिज्जा को बेकार नहीं बोल सकते।
आप पास्ता को बेकार नहीं बोल सकते कि वो बाहर से आए हैं। अभी आदमी रोज पिज्जा खाने लग जाए तो वो शरीर को खराब करेगा। सेम विथ सेक्स टॉयज। आपके इंटीमेसी के अंदर कुछ डिवाइसेस इजाद हुए हैं जो आपकी सेक्सुअल केमिस्ट्री को बढ़ा रहे हैं, हम्म लेकिन अब आप सिर्फ उन्हीं पे डिपेंडेंट हो गए तो आपकी लाइफ की वाट लग जाएगी। कि यदि एक आदमी है और वो रोज मेस्ट्रुबेटर कप लेके या आर्टिफिशियल वजाइना लेके सेक्स करने लग गया, तो अगेन जो डिवाइस बनाने वाला है वो बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है। उसने एक डिवाइस बनाया है, उस पर स्क्रीन दिया है, उसके अंदर एक ईयरफोन भी दिया है जिसके अंदर बहुत सारी चीखें निकल रही है अलग अलग अच्छा बेहतरीन वाली। अच्छा तो अब उसका जो पार्टनर है वो तो ऐसी चीखें निकालेगा नहीं, तो उसको वो फीलिंग ही नहीं आएगी। सेम विथ फीमेल। कि एक आदमी, एक औरत है, जब वो सेक्स कर रही है किसी मेल के साथ तो उसके अंदर क्या है, फोर प्ले भी है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं एक सेक्स के अंदर, लेकिन वो रोज नहीं हो सकता है। एक हेल्दी कपल वीक में 2-3 बार ही सेक्स कर सकता है, बट नाउ ब्रेन इज एडिक्टेड टू मेस्ट्रुबेटर कप या मेस्ट्रुबेट डिल्डो। तो अब जब भी उसको जरूरत पड़ रही है तब वो डिल्डो लगा रही है और प्लेजर ले रही है। सो अगेन ये चीजें खराब भी हैं और अच्छी भी हैं। अब एक कपल है और वो अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज को बढ़ाने के लिए वो डिवाइसेस यूज ले रहे हैं, कपल्स यूज ले रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज है। कि मैं अर्ली इजैकुलेटर हूँ सपोज एंड आई एम यूजिंग ए डिवाइस वाइल डूइंग सेक्स, कि मैं इस तरीके से इंजॉय कर रहा हूँ। अब यदि वो कपल उस दौरान यदि अर्ली इजैकुलेटर है और उसने उस टाइम पे सेक्स के दौरान वो डिवाइस यूज करके अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड कर दिया, तो एक सेक्स कंप्लीट हो गया। सपोज मेल है, उसके डायबिटीज है, इरेक्शन नहीं आ रहा है और उसने कोई डिवाइस लेके इरेक्ट कर लिया, वैक्यूम डिवाइस लेके, और सेक्स कर लिया, तो ये उसके लिए अच्छी चीज है। फीमेल है, उसके कोई सपोज करो ब्रेस्ट की सर्जरी हुई है, वो सेक्स नहीं कर पा रही है, ऐसे दरमियान एक दूसरे की फैंटेसीज को खत्म को क्रिएट करने के लिए उन्होंने यूज कर लिया, तो इट्स गुड। बुढ़ापा है, इरेक्शन नहीं आ रहा, फीमेल को लुब्रिकेशन नहीं आ रहा, उन्होंने कुछ डिवाइसेस यूज कर लिए और अपनी सेक्सुअलिटी को एंजॉय कर लिया, तो अच्छा है। अच्छा है, okay. बट एक 10 साल का लड़का मेस्ट्रुबेटर कप लेके इजैकुलेट कर रहा है, वो बुरा है। एक 12 साल की लड़की अपनी जेब के अंदर, पर्स के अंदर डिल्डो लेके घूम रही है, वो सोसाइटी के लिए गलत है। सो अगेन हर एक न्यू डिवाइस के पॉजिटिव फायदे होते हैं और नेगेटिव फायदे होते हैं। कि आपने एक बेहतरीन चश्मा आया रेबेन का, जैसे कि आपने उसको पहना था, अब यदि आप उसके अंदर कुछ चीजें लेके जा रहे हो, आपका दोस्त आपको नकल करा रहा है, तो वो गलत है। ठीक, सही बात है। लेकिन आप सिर्फ उससे कुछ फोटोज ले रहे हो तो वो सही है। मतलब आप टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो कैसे करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। राइट। आपने सर एक टर्म यूज़ किया था, डिलेड इजैकुलेशन। सो ये क्या होता है और हाउ टू डील विद अ प्रॉब्लम लाइक दिस? देखो, हमने एक चीज सुनी, अर्ली अर्ली। इजैकुलेशन, जल्दी निकल रहा है। डिलेड इजैकुलेशन वो जिसमें निकल ही नहीं रहा है, वो एक Okay. घंटे तक इरेक्शन सेक्स है, कर- इरेक्शन इरेक्शन है। है, ओके। वो करते करते थक गया है, पसीने से तरबतर है, पार्टनर थक चुका है कि यार अब मुझे दया कर, मैं थक गई हूँ, लेकिन उसको इजैकुलेशन नहीं हो रहा है, उसको डिलेड इजैकुलेशन बोलते हैं। इसका जो मेन रीजन है वो है मेस्ट्रुबेशन। बिकॉज जब आप मेस्ट्रुबेट करते हो तो आदमी को अपने हाथ की और अपने प्रेशर की, इस प्रेशर की और इस स्पीड की आदत पड़ जाती है, तो वो इसी स्पीड और इसी प्रेशर से ही इजैकुलेट होता है। अब वजाइना के अंदर तो ये प्रेशर नहीं है ना, और इस स्पीड से वो कर भी नहीं सकता, तो वो इजैकुलेट ही नहीं हो पाता। ये डिलेड इजैकुलेशन है, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। कई लोग ये कहते हैं कि सेक्स करने से पहले मैस्टरबेट करने से आपका परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है, टाइम बढ़ जाता है। व्हाट आर योर व्यूज़? हाँ, ये सही है कि यदि आप बहुत न्यूली कपल हो या आप डेट पे जा रहे हो किसी लड़की के साथ और आप अर्ली इजैकुलेटर हो, ओवर एक्साइटेड रहते हो कि पिछली बार गया था डालने से पहले डिस्चार्ज हो गया एक्साइटमेंट में। अब यदि वो उसने ये फॉर्मूला यूज किया कि वो जाने से 2 घंटे पहले या 4 घंटे पहले मेस्ट्रुबेट करके चले गया, तो वो जो ओवर एक्साइटमेंट वाला पॉइंट है ना, वो खत्म हो जाता है। पर यदि
आपका इरेक्शन उस वक्त नहीं आया तो आपकी इंसल्ट भी हो सकती है, क्योंकि आप ऑलरेडी इजैकुलेट करके कर जा चुके चुके हो। हो। ये जरूरी नहीं कि दोबारा आपको टट्टी आए। इंडिया में सर, इंडिया में या कहीं भी एक सर्वे मैंने पढ़ा था जिसमें लिखा था कि 8 out of 10 मेल्स हैव एंग्जाइटी अबाउट देयर साइज, वेदर देयर साइज इज गुड इनफ और नॉट। व्हाट आर योर व्यूज? इट्स एब्सोल्युटली राइट एंड दिस इज नॉट इंडिया। दुनिया के हर जगह पे किसी भी आदमी से उसकी सैलरी पूछो, वो कंफर्टेबल नहीं, उसको लगता है कि मेरी कम है, और हर आदमी अपनी सैलरी बढ़ाना चाहता है। तो सेम विथ पीनिस, कि हर आदमी को ऐसा लगता है कि मेरा पीनिस का साइज छोटा है, और यदि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि कोई इसको आके बोल दे कि मैं बढ़ा दूंगा, तो बस वो इंतजार कर रहा है इसी रिसर्च का, जैसी कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आए। कोई टेक्नोलॉजी आ जाए कि बस खड़ा, मतलब मेरा लंबा हो जाए, दुनिया में सबसे बेहतरीन हो जाए। तो ये दुनिया के हर आदमी का मिथ है। बट व्हाट इज एन आइडियल साइज कि भाई यू आर गुड इनफ? एक एवरेज इंडियन मेल का यदि हम साइज का बात करें तो 5.5 इंच के बाद पोस्ट इरेक्शन इज परफेक्ट साइज। ओके। मतलब यदि आपका 5 इंची के ऊपर है खड़ा होने के बाद, तो यू आर ए परफेक्ट प्लेयर। ओके ओके। अब यदि आप 9 इंच का लेके घूम रहे हो तो ऑफकोर्स यू आर ए लकी पर्सन, बट एवरीबडी इज नॉट लकी। पर यदि किसी का 3.5 है या 4 है, 4.5 भी है, और वो बहुत अच्छा सेक्स करता है, उसका फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है, बिल्कुल 6 पैक वाला बंदा है, फैट का नामो निशान नहीं है, एंड ही कैन डू एवरी पोजीशन, तो ही इज ए गुड प्लेयर। एक सर यही सिमिलर कॉन्सेप्ट वजाइनास को लेके आता है कि कई बार लूज वजाइना एक वर्ड आता है कि वजाइना लूज हो गया है, इसको टाइटनिंग होनी है या जो भी होता है, तो इसके क्या रेपरकशंस होते हैं सर? देखो, वजाइना का कामसूत्रा में 3 तरह का साइज बताया गया है। पहला तो आपका साइज बताया गया है उन्होंने खरगोश जैसा, कि खरगोश की तरह छोटा साइज। दूसरा उन्होंने बताया है आपका जो घोड़े का साइज, और तीसरा हथनी साइज बताया। ये कामसूत्रा के 3 वजाइना के साइज बताए गए। तो यदि आपका वजाइना एजिंग के साथ साथ बड़ा हो गया है, पोस्ट डिलीवरी, क्या बड़ा होता है, मतलब इज इट अ रियल थिंग हाँ, कि वजाइना बड़ा हो वजाइना गया? बड़ा हो जाता है। ओके। वजाइना बड़ा होगा क्योंकि वहां से बच्चा निकल रहा है। ठीक है। यदि आपने बहुत अच्छा सेक्स किया है, बहुत लंबे समय तक आप सेक्सुअली एक्टिव हो, तो भी आपका जो वजाइना का साइज है वो बड़ा हो जाएगा। ओके। तो इट्स अ कॉमन थिंग, क्योंकि जो वजाइना है उसमें मांसपेशियां वो लूज हो जाती है। बट देयर आर ट्रीटमेंट्स, वजाइना प्लास्टी होती है जिसके अंदर वजाइना टाइट हो जाती है। हमारे सेंटर के अंदर हम लेजर्स करते हैं जिससे वजाइना को हम टाइट कर देते हैं, तो वजाइना को वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, Okay. सही किया जा सकता है। व्हाट इज एन ऑर्गेज्म? ऑर्गेज्म को यदि हम समझे तो ऑर्गेज्म 2 तरह का है, एक मेल का और एक फीमेल का। जी। तो मेल का ऑर्गेज्म बहुत आसान है, स्खलित हुआ, डिस्चार्ज हुआ, पिक्चर खत्म हो गई। फीमेल ऑर्गेज्म जो है उसमें थोड़े से फैक्टर्स हैं, उनको समझना पड़ेगा। फीमेल्स के अंदर डिफरेंट तरह के ऑर्गेज्म। एक ऑर्गेज्म वो है जिसके अंदर फीमेल जो है प्रॉपर इजैकुलेट होती है मेल की तरह, Okay. उसको भी लिक्विड निकलता है, ओके। ऑर्गेस्मिक लिक्विड, और Okay. वो लिक्विड कई फीमेल्स के अंदर इतना सॉलिड होता है कि चद्दर भीग जाती है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि इसने यूरिनेट कर लिया, पेशाब कर लिया। स्क्वर्ट वही होता स्क्वाट, है। जिसको ओके। स्क्वाट ऑर्गेज्म बोलते हैं। अब ये जो ऑर्गेज्म है ये इतना सॉलिड है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा है फीमेल के अंदर इजैकुलेशन नहीं हो रहा है, बट उसको संतृप्ति आ गई है। ओके। अब वो और एक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती, शीज, मतलब उसका पेट भर गया, सटाइटी आ गया कि अब एक पुश भी और नहीं, आई एम टोटली सेटिस्फाइड। ये एक ऑर्गेस्मिक फीलिंग है। फीमेल कई मल्टी ऑर्गेस्मिक होती है जी। कि उसके अंदर मतलब एक ही समय पे कई बार ऑर्गेज्म आ जाएगा। ओके। कि मेल जो है वो तो इजैकुलेट नहीं हुआ, लेकिन उसने उसी टाइम पे 3-4 बार मल्टी ऑर्गेज्म फील कर लिए। तो दिस इज डिफरेंट फीमेल। और कई फीमेल्स होती है जिनको एन ऑर्गाज्मिया बोलते हैं, वो सेक्स को एंजॉय करती हैं पर उनको ऑर्गेज्म आता ही नहीं है। आप Okay. करते रहो करते रहो करते रहो, थक जाएंगी बिकॉज ऑफ पोजीशंस और बिकॉज ऑफ थ्रस्टिंग, बट ऑर्गेज्म नहीं आएगा, वो और एक्ट को खत्म करेगी थकान की वजह से। तो शी इज एन ऑर्गाज्मिक।
So Okay. these are different kind of orgasm. ओके कई बार मैंने एज अ पार्ट ऑफ द रिसर्च मैंने पढ़ा कि 90% महिलाएं ऑर्गेज़म फेक करती हैं, तो उसका क्या रीज़न है आपके हिसाब से? नहीं, मैंने ऐसा नहीं पढ़ा है कि फीमेल ऑर्गेजम फेक करती है, बट देर आर मल्टीपल फीमेल्स जो ऑर्गेजम को फेक करती हैं। वो फेक करने का एक रीज़न ये होता है कि कई बार जो मेल होता है उसको सेटिस्फेक्शन ही तभी मिलता है वो जब तक जोर से मोर्निंग नहीं करेगी, आई एम फिनिश, वो लगा ही रहता है। नहीं तो वो वायग्रा की गोली खा के कंटिन्यू ऐसा लगता है कि मतलब उसको फीलिंग ही तब आती है कि जब फीमेल ने बोल दिया कि आई एम फिनिश, तो वो फेक ऑर्गेजम हो गया। लेकिन रियल लाइफ के अंदर फेक और रियल ऑर्गेजम को आप महसूस कर सकते हो। आप अपने पार्टनर को बेवकूफ़ बनाने के लिए फेक ऑर्गेजम वाला आवाज़ निकाल सकते हो, फीलिंग दे सकते हो कि आप एक रिलेशनशिप में हो, थकी हुई हो, पार्टनर को सिर्फ सेटिस्फाइड करना है कि तू मतलब पार्टनर सेक्स इसलिए कर रहा है कि मतलब उसको ठरक मिटानी है या उसको नींद लेनी है, तो वो एक फेक ऑर्गेजम वाला फीलिंग दे देगी। अब जैसे कि मैंने बोला कई फीमेल्स है जिनका एन ऑर्गाज्मिया है। अब जो एन ऑर्गाज्मिया वाला फीमेल है वो अपने मेल का दिल रखने के लिए भी कई बार ऐसे बोल देती कि यार इसका ईगो हर्ट नहीं हो कि तू सेटिस्फाइड हो गया, जैसे ही वो ऑर्गेजम निकालेगा तभी वो बोल देगी तो दीज आर फेक ऑर्गेजम। कई तो बेवकूफ बनाने के लिए होते हैं और कई मेल के ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए। हमने सर बात करी थी कि क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है सेक्स, गुड सेक्स को। क्या कोई ऐसे हमारे डाइट में हम ख्याल रख सकते हैं जो लॉन्ग टर्म सेक्स और हमारी सेक्स लाइफ के लिए बेनिफिशियल रहे? देखिए हमारा जो भी फूड है, जो भी इंडियन फूड है, यदि आप उसको प्रॉपर तरीके से खा रहे हो तो यदि वो शरीर के लिए गुण कर रहा है तो वो सेक्स के लिए गुण करेगा। मतलब एवरीथिंग विच इज़ गुड फॉर हेल्थ गुड फॉर सेक्स। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये रेड मीट खाओगे तो बहुत अच्छा सेक्स होगा, या इस तरह का फ्रूट खाओगे या ड्राई फ्रूट खाओगे तो ज़्यादा सेक्स कर पाओगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा सेक्स गरीब लोग करते हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता है। तो सेक्स के लिए कोई स्पेशल फूड नहीं बना है। मेरे पास जब भी मरीज आता है तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलता हूँ तो क्या खाऊं, तो जो खाना पे फोकस मत कर, एक्सरसाइज पे फोकस कर। ओके फूड जो है वो सेक्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। अच्छा फूड जो शरीर को ताकत दे रहा है वो सेक्स को ताकत दे रहा है। बुरा फूड जो शरीर को नुकसान कर रहा है सेक्स को नुकसान कर रहा है। कौन सी बेस्ट सेक्स पोजीशंस हैं आपके हिसाब से फॉर बेटर पेनिट्रेशन और बेटर मोर चांसेस ऑफ ऑर्गेजम्स? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि कोई बेटर है। Okay. मतलब किस तरीके से गेम खेल के आप मैच को जिता सकते हो ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। हर आदमी अलग है, हर औरत अलग है। किसी को मिशनरी पोजीशन में ही इजैकुलेशन होता है कि बहुत सारी फीमेल्स हैं जो मिशनरी पोजीशन के अंदर ही नॉर्मल सेक्स पोजीशन में ही इजैकुलेट होती हैं। कई फीमेल्स ऐसी जिनको वुमेन ऑन द टॉप पोजीशन में ही इजैकुलेशन होगा। 1 घंटे तक मिशनरी कर लो। किसी को डॉगी पोजीशन में होता है, तो किसी को सिर्फ ओरल सेक्स से हो जाता है। तो एवरी बॉडी इज डिफरेंट। तो आप कोई फिक्स फार्मूला नहीं रख सकते हैं, ठीक है। ओरल सेक्स की बात करी सर, तो ओरल, व्हाट आर योर व्यूज ऑन ओरल सेक्स एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज इट? देखो इम्पोर्टेंट ये है कि इट्स अ पार्ट ऑफ सेक्स। अब हर आदमी का एक कंसेंट है। मतलब इफ योर पार्टनर एंड यू आर कंफर्टेबल इन डूइंग ओरल सेक्स तो दिस इज ए वंडरफुल थिंग। ठीक है ना, कि आप पराठा बना रहे हो और उसमें यदि किसी को जीरा डालना पसंद है या अजवाइन डालना पसंद, तो किसी को वो फ्लेवर पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। सो इट्स डिपेंड ऑन यू, बट इट्स अ फैंटास्टिक थिंग अकॉर्डिंग टू मी। और जो हमारे सेक्स में लिखा है और जो मैंने अनुभव किया है जीवन का, कि एक बेहतरीन चीज़ है यदि आप इसको प्रॉपर तरीके से करते हो, प्रॉपर हाइजीन से करते हो। यदि आप और आपका पार्टनर सेक्स के नियमों को जानता है। अब अभी आप बदबूदार पेनिस लेके जा रहे हो तो कोई कैसे उसको मुंह में लेगा? यदि आपकी वजाइना बास मार रही है, उस पर बाल आ रहे हैं, तो कोई कैसे उस पर ओरल करेगा? सो इट्स ऑल अगेन इट्स लाइक यू आर किसिंग समवन, राइट। यदि आपके मुंह से गुटके की बदबू आ रही तो कैसे कोई आपको प्यार से किस करेगा? तो इट्स द सेम विथ ओरल सेक्स, इट्स अ वंडरफुल थिंग। क्या स्मोकिंग या कोई और ड्रग कंजम्पशन से सेक्स ड्राइव या इरेक्शन पे फ़र्क पड़ता है फॉर मेल्स? इरेक्शन जो है उसका सबसे बड़ा दुश्मन है स्मोकिंग या टैबेको। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर पीनिस,
कि जब भी आप स्मोक करते हो तो स्मोकिंग के बाद हमारा जो शरीर है, उसकी जो नसें हैं, उसके जो वेन्स है, उसकी जो आर्टरीज हैं, उनकी जो एंडोथीलियम अंदर की जो नली है वो सिकुड़ती है। हम्म। तो स्मोकिंग इज द लीडिंग कॉज ऑफ हार्ट अटैक, जी। लीडिंग कॉज ऑफ हार्ट अटैक। हम्म। स्मोकिंग इज ए लीडिंग कॉज ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। जी। तो यदि आप यूरोप जाएंगे तो उसके पैकेट पे साफ लिखा हुआ है स्मोकिंग कॉजेज ईडी। हमारे यहाँ फेफड़ा बनाते हैं। तो यदि आप बहुत ज़्यादा स्मोक करते हो, इवन जब भी मैं लोगों का पेनिस चेक करता हूँ और मेरे पास क्लिनिक पे आता है, तो मैं जैसे ही उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, मैं देखते ही बोलता हूँ तो स्मोक करता है, कितनी करता है, 7-8 करता है। तो मतलब आपको कैसे पता चला? उसका आर्टरीज इतना स्टिफ हो चुका होता है कि जब वो मेरे पास ईडी के लिए आता है तो पता चल जाता है कि ये स्मोकर है। ओके। तो स्मोकिंग इज मतलब बहुत बड़ा रीज़न है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में बात करें, क्या कॉजेज़ होते हैं सर, और कैसे हम इससे अपना बचाव कर सकते हैं? ईडी के मेन रीजंस मल्टीपल है। पहला, एजिंग। हर आदमी बूढ़ा होगा, हर आदमी का लिंग ठंडा होगा, पहली चीज़। चाहे वो कितनी बेहतरीन मर्सिडीज हो, कितनी बेहतरीन तरीके से मेंटेन करी हुई हो, हर आदमी की एजिंग आएगी। अमिताभ बच्चन एंग्री मैन हमेशा नहीं रहेगा, तो ऐसे ही मेरा जो पेनिस है वो हमेशा एंग्री मैन नहीं रहेगा, वो ठंडा भी होगा। एजिंग। दूसरा, एजिंग के साथ साथ होने वाली सारी डिजीजेस, डायबिटीज़, बीपी, हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, उम्र के साथ साथ जो भी तकलीफें आएंगी वो मेरे सारे शरीर को ठंडा करेगी। मेटाबॉलिक डिजीजेस, कि जैसे जैसे आपके शरीर के अंदर ओबेसिटी आएगी तो आपका जो पेनिस है वो साइज छोटा हो जाएगा, दुकान अंदर जाती जाएगी। तो ये 3 रीज़न हो गए, इनको हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेज। उम्र के साथ साथ उम्र के चेंजेज। हार्मोनल चेंजेज, कि हमारे जो आंडे हैं, हमारे जो टेस्टिकल है, ये उम्र के साथ साथ एक हार्मोन बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन। यदि वो कम बन रहा है, अभी जरूरी नहीं है वो बुढ़ापे में कम बने, यंग एज में भी कम बनता है, ओबेसिटी की वजह से, लंबे समय तक सिटिंग की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, कोई चोट लग जाए तो हार्मोन की वजह से भी ईडी होता है। और तीसरा है साइकोलॉजिकल, फियर ऑफ फेलियर, कि आपको कभी कोई फेल हो गए, अभी कभी फेलियर हो गए सेक्स के दौरान, तो नाउ यू हैव दैट फियर, परफॉर्मेंस फियर, कि आप लड़की के साथ 1-2 बार फेल हो गए तब आपको हमेशा डर लगता है और उस डर की वजह से आपका इरेक्शन नहीं गायब हो जाता है। तो दीज आर 3 मेन रीजंस फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। कोई ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जैसे आजकल इंटरनेट पे मतलब जो एक चलन चल रहा है कि ये एक्सरसाइजेज के ये होगा, इससे ये होगा, कोई ऐसी एक्सरसाइजेज आप रेकमेंड करेंगे जो ईडी में या ओवरऑल सेक्स लाइफ के लिए बेनिफिशियल हो? 3 मेन एक्सरसाइज है जो सेक्स के लिए बहुत बेहतरीन है। सबसे ज़्यादा जो जरूरी मैं मानता हूँ पुशअप्स, ओके। दूसरा है प्लैंक और तीसरा है पुलअप। ओके। तो आप जब अपनी बॉडी को उठाने लग जाते हो, चाहे वो पुशअप से उठाओ, चाहे वो पुलअप से उठाओ, चाहे वो प्लैंक से उठाओ, तो आप अपने पेल्विक एरिया को स्ट्रॉन्ग करते हो। ओके। जब आप अपने पेल्विक एरिया को स्ट्रॉन्ग करते हो तो आपका जो ब्लड फ्लो है वो एक तो वो बढ़ता है और वहाँ की जो नसें हैं वो मजबूत होती हैं। ओके। तो 3 एक्सरसाइज हर आदमी को रेगुलर बेस पे करनी चाहिए, एटलीस्ट पुशअप तो करनी ही करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो जिनके पास टाइम नहीं है कि मैं जिम नहीं जा सकता, तो मैं उनको बोलता हूँ कुछ नहीं कर सकते तो 20 से 25 सूर्य नमस्कार चालू कर दो। ओके। उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। सबसे वाइल्डेस्ट सेक्सुअल फैंटेसीज अगर आपने कभी किसी पेशेंट के साथ इनकाउंटर करी हो, कोई ऐसा किस्सा हो तो बताएं प्लीज़। क्योंकि बहुत सारी ऐसी सेक्सुअल फैंटेसीज है जिनके बारे में मैंने मरीजों से ही सुना है। अब वो उन लोगों के लिए मतलब मेरे लिए तो वाइल्ड है, उनके लिए नॉर्मल है कि किसी को सिर्फ बकरी को देख के सेक्स आता है। और अभी रिसेंटली जो हमारे पास वाइल्ड पेशेंट जिसकी फैंटेसी बड़ी वाइल्ड थी, कि जो अभी मेरे पास रिसेंट पेशेंट आया कि जब मैं कोई चोरी करता हूँ, हाँ। जब मैं कुछ चोरी करता हूँ, है ही वाज इन गवर्नमेंट जॉब, कि जब तक मैं कुछ चोरी नहीं करता तब तक मुझे इरेक्शन नहीं आता। तो मतलब उसकी बात सुनने के बाद मेरा दिमाग लगाया कि यार ये आदमी जॉब में है, रेलवे के अंदर है, साउथ के अंदर पोस्टेड है, ये चोरी कैसे करता हो? कि मैं मेरे घर से ही चोरी करता हूँ, मेरे बीवी के कोई सामान में चोरी कर लेता हूँ, कि जब तक मैं चोरी नहीं करता मुझे इरेक्शन नहीं आता। तो मतलब अब इट्स अगेन
कैसे चोरी उसके ब्रेन को स्टिमुलेट कैसे करती है, स्टिमुलेशन हो रहा है, हाँ इसका that is कोई कोरिलेशन नहीं है साइंटिफिकली correlation नहीं तो है। एंड फॉर मी इट वाज फनी थिंग ऑफ कोर्स, हाँ हाँ कि यार आपको कोई बकरी को देख के, मतलब आई एम एनकाउंटरिंग अ लॉट ऑफ सेक्सुअल फैंटेसीज कि मैं किसी का पिछवाड़ा देख के, किसी का अगवाड़ा देख के, मतलब फगवाड़ा देख के, ये तो बहुत कॉमन चीज है कि मैं मेल को देखता हूँ, गे हूँ, आंटियों को देखता हूँ, मतलब फैंटेसीज अलग अलग भांति की है। लेकिन अब चोरी करता हूँ किसी को देख के, मतलब चोरी करता हूँ तो मुझे फिर इरेक्शन आता इरेक्शन है। आता है। तो इट वाज रियली कि तू सेक्स कैसे करता है यार। सर जितने भी आपके पास पेशेंट्स आते हैं उसमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं मेल्स में? मेल के सबसे दो कॉमन प्रॉब्लम, एक तो खड़ा नहीं होता और दूसरा जल्दी झड़ जाता है, यही दो ओके कॉमन है। ओके ओके। तरह तरह के प्रोडक्ट्स आजकल मार्केट में आ रखे हैं, आप अगर एल्गोरिथम उस हिसाब से अलाइन हो जाए तो आपको शिलाजीत के भी ऐड जाएंगे, आपको गमीज़ के भी ऐड जाएंगे, आप अपने पीनस को घोड़े की तरह आप करें जो एलिजिडली एड्स आते हैं, तो इनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है सर? देखो अगेन हम मार्केट में हैं, ठीक है ना, तो जैसे कि रोज बाल उगाने के लिए ऐड आते हैं, ठीक है ना, तो अब यदि 100 में से किसी एक आदमी के बाल उग भी गए तो हो सकता है उग रहे हो लाइफस्टाइल मॉडिफाइड करने की वजह से, पर रियल लाइफ ये है कि न तो शिलाजीत से किसी का लिंग का साइज बढ़ता है, न किसी गमीज से, न ये दीज आर न्यूट्रास्यूटिकल, दे कैन हेल्प। जो आयुर्वेदा बोल रहा है कि आपको वो एक लाइफ स्टाइल चेंजेस बता रहा है कि आप कौच खा रहे हो या अश्वगंधा खा रहे हो या कुछ और खा रहे हो। मैं आज किसी एक पेशेंट से मिला एंड ही वाज आयुर्वेदिक डॉक्टर, तो ही केम विथ ए डब्बी ऑफ शिलाजीत। वो शिलाजीत थी किसी मुल्तानी फार्मा की, ओके। और वो मुल्तानी फार्मा की डब्बी थी मात्र 299 रुपए की। तो मुल्तानी फार्मा को आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 100 ईयर्स, 70-80 साल हो चुके होंगे, बड़ा ब्रांड है हिंदुस्तान का। तो यदि मैं और दूसरे ब्रांड्स की बात करूं, कि बाबा रामदेव की बात करूं, डाबर की बात करूं, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स के शिलाजीत आप लेके आओगे 200-250 रुपए में बेच रहे हैं वो लोग, ओके। ठीक है ना। पर यदि हम दूसरे ब्रांड्स की बात करें, कपीवा, शिपीवा, पता नहीं भगवान जाने सैकड़ों, वो वही प्रोडक्ट 1200 रुपए में बेच रहे हैं। मतलब जो आदमी 100 साल से माल बना रहा है वो तो 200 रुपए में बेच रहा है। जो अभी और जो अभी रिसेंट मार्केट में जो भर भर के ऐड दे रहा है कि कभी वो टाइगर श्रॉफ को लेके आ रहा है, कभी किसको लेके आ रहा है, वो उसी चीज को 1200 रुपए में बेच रहा है। तो ये लोगों का विवेक है कि आप ऐड पे जाओगे, या जो सदियों से पुरानी कंपनियां, रिसर्च कंपनियां जो इतने सालों से, आज़ादी के पहले से हम लोगों को आयुर्वेदिक प्रोडक्ट दे रही, उस पे जाओगे। आप किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करो, चाहे वो अश्वगंधा हो, शिलाजीत हो, कौच हो, कुछ भी, अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो पुरानी ऑथेंटिक है उनका यूज़ करो। एंड यदि वो आपको हेल्प कर रही है तो कंज्यूम तो करने में कोई कंज्यूम करने नुकसान में नहीं। दिक्कत नहीं होगी। आजकल सर कॉन्डम्स भी अलग अलग टाइप के आ गए हैं, जिसमें एक एक्स्ट्रा टाइम कॉन्डम्स होते हैं, कोई एक्स्ट्रा टाइम स्प्रेज भी आ गए हैं जिससे आप पीनस पे स्प्रे करें और आपका टाइमिंग बढ़ जाएगा। क्या वो सेफ़ हैं? व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दैट? 100% सेफ है और उनको यूज़ करना चाहिए। ओके। कि यदि आज आपको आप अर्ली जैकुलेटर हो, डिस्चार्ज जल्दी हो रहा है और आपने एक्स्ट्रा टाइम कॉन्डोम लगाया, एक्स्ट्रा टाइम कॉन्डोम लगाने के बाद आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो गई, आपका पार्टनर सेक्सुअली सेटिस्फाइड हो गया, तो इसमें नुकसान क्या है भाई? कॉन्डोम से तो आप सेफ हो ही रहे हो ना एसटीडी से, प्लस आपने सेक्सुअल प्लेजर को भी भोग लिया, तो नुकसान क्या है? कोई नुकसान नहीं। अनलेस अनटिल कि आपने उस एक्स्ट्रा टाइम कॉन्डोम को लगाया और आपका इरेक्शन डिसअपियर हो गया, आपको सेंसेस आना बंद हो गया, आपका एक्ट बिल्कुल रोबोटिक हो गया, तो वो आपके लिए नुकसान है। ओके। ऑनलाइन जो कई स्टडीज़ में पढ़ा मैंने कि जो ये एक्स्ट्रा टाइम कॉन्डम्स होते हैं इनमें एक तरह का कोई नंबिंग एजेंट यूज़ होता है जो इफ़ यूज़ फॉर अ लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम, ईयर्स, तो थोड़ा हार्मफुल होता है हमारे लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। लीडोकाइनाइन जेल होता है, स्प्रे होता है, जी। इसका हार्म सिर्फ एक ही है कि आपके जो लिंग को सुन्न कर देगा, तो उससे इरेक्शन आना बंद हो जाएगा, ठीक है। बट यदि आपको समझो कि यदि मेरे पास कोई पेशेंट आया और लोग आते हैं मेरे पास कि मैं ये खा रहा हूँ, वो खा रहा हूँ, ये दवाई दिखा चुका, इतने लोगों को दिखा चुका, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, कोई बेंगलोर से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है,
कि मैं सिर्फ इतनी दवाई खा चुका लेकिन आज तक फर्क नहीं आया, लेकिन जब मैं स्प्रे मारता हूँ तो मेरा इरेक्शन भी, मतलब मेरे को इरेक्शन में इशू नहीं आता, मेरा टाइम बढ़ जाता है। तो सिर्फ 2 रुपए के स्प्रे से भी आपका टाइम बढ़ रहा है, तो आपको क्यों अननेसेसरी मेडिसिन खानी है? मेक सेंस। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2017 के मुताबिक इंडिया में 17 स्टेट्स में वुमेन हैव मोर सेक्सुअल पार्टनर्स एज कंपेयर टू मेन। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? मतलब औरत का सेक्सुअल पार्टनर्स ज़्यादा हैं, महिलाओं के सेक्सुअल पार्टनर्स एज कंपेयर टू मेल्स ज़्यादा हैं। जैसे अगर महिला आदमी के 2 रहे हैं फॉर एग्जांपल और महिला के 4 रहे हैं, 3 रहे हैं, मतलब ज़्यादा रहे हैं, वट एवर दैट नंबर इज़। सो वाई डू यू थिंक दैट चेंज इज़ हैपनिंग? ये क्यों हो रहा है? पहले क्योंकि फिगर्स उल्टे थे एकदम। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टडी है या ये जो डाटा है, आई थिंक ये सही नहीं होगा। क्योंकि मैं जिन लोगों, मैं रोज सेक्स के लोगों से मिलता हूँ जी, सेक्सुअलिटी है, पर फीमेल्स में अभी भी बॉडी काउंट का क्रेज नहीं है जितना मेल में है। कि मेरे को 15, 20, 30, 50, मतलब हर लड़का दिमाग में घूम रहा है लेके। तो मेल आदमी को बॉडी काउंट में इंटरेस्ट है, फीमेल हमेशा प्रेम ढूंढती है। अब क्योंकि मेल हो सकता है बॉडी काउंट में यकीन कर रहा है और वो फीमेल महसूस कर रही है कि ये गलत जगह पे मैं फंस गई हूँ, तो हो सकता है वो नया पार्टनर ढूंढे। बट मैंने हमेशा एक स्त्री को हमेशा प्रेम के लिए ही क्रेविंग करते हुए देखा है। शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर पॉकेट साइज। राइट, ओके। क्या आपको लगता है सोशल मीडिया के आने से वुमेन की एक्सपेक्टेशंस, महिलाओं के एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग्स एंड यू नो सेक्स रिलेटेड थिंग्स बढ़ गई हैं या चेंज हो गई है? और मोर और लेस सिर्फ महिलाओं की नहीं, आदमियों की, मेल्स की और फीमेल्स की, दोनों की। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे आप जब रोज रोज रील्स देखते हो कि आज पनीर का आप ठेचा बना रहे हो, आज आप पनीर का ये बना रहे हो, आज तो वही पनीर है जिसका लोग पहले जानते नहीं थे ठेचा क्या है। तो अब वो लोग ठेचा खाने लग गए, बहुत सारी चीजें आने लग गई। तो आपको जब किसी चीज के लिए एजुकेशन मिलता है किसी भी टर्म्स के अंदर, तो आप वो उम्मीद करते हो कि मैं भी वो चीज खाऊं या मैं भी वो चीज भोगूं। जी। तो इसमेन कोई गलत नहीं है। यदि आज मैं एजुकेट हो रहा हूँ, मेरे पास एजुकेशन के लिए एक मोबाइल है, हो सकता है जिसमें 70% अनऑथेंटिक डाटा हो, लेकिन यदि मैंने उस फैंटेसी को देखा है तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे साथ भी वो चीजें हों। जी। तो इसमें कोई गलत नहीं है। आजकल एक कुछ नए कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। एक प्री हनीमून कॉन्सेप्ट आया है प्रचलन में, जो है जैसे प्री वेडिंग शूट होता था, शादी से पहले शूट कराते हैं, तो अब प्री हनीमून कॉन्सेप्ट है जिसमें शादी से पहले कपल एक अपनी फिजिकल कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए एक प्री हनीमून पे जाते हैं। सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? इट्स अ परफेक्ट थिंग, इट्स अ परफेक्ट थिंग यदि आप कमिटेड हो। अभी सपोज करो आप प्री हनीमून पे गए और बाद में आके बोलो कि नहीं यार, यू आर नॉट कंपेटेबल फॉर मी, माय प्रीवियस पार्टनर वाज मोर कंपेटेबल, तो अभी आप क्या डिवोर्स लोगे या अभी तो शादी नहीं हुई? तो आई डोंट नो अबाउट दिस, बट यदि शादी से पहले आप अपनी सेक्सुअल कंपेटेबिलिटी चेक कर रहे हो तो ये अच्छी चीज़ है। जी। क्यों अच्छी चीज़ है? इसमें 2 चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हैं। सपोज करो कि आपके पार्टनर को कोई सेक्सुअल इशू है, सपोज करो मेल को इम्पोर्टेंस है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो शादी के बाद जो पपंच होने वाले हैं, डिवोर्स होगा, ये होगा, वो होगा, समाज के अंदर नाटक होंगे, वो आपको पहले ही पता चल गए। तो यदि आप मेंटली प्रिपेयर हो कि नहीं यार ये तो चाइनीज आइटम है, मुझे नहीं रहना इसके साथ, तो आप वो चीज़ों से बच सकते हो। दूसरा, मेरा ये मानना है कि ये जो कंपेटेबिलिटी है सिर्फ फिजिकली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है वो चेंज हो रहा है, मेल चेंज हो रहा है, फीमेल चेंज हो रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल्स बढ़ रहे हैं। तो एक आदमी का थॉरली उसके एसटीडी इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए, मेल और फीमेल दोनों के। दोनों के ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए, प्रॉपर एवरीथिंग। तो क्या वो ज़्यादा बढ़िया स्क्रीन कर पाओगे? प्लस यदि आप प्री वेडिंग से पहले सेक्स कर रहे हो और आप इस लेवल के थॉट प्रोसेस में हो कि नहीं यार यदि इसका आइटम सही नहीं हुआ तो मैं हट जाऊंगी, तो इट्स गुड थिंग। यदि ये डिपेंड करता है आपके ब्रेन के ऊपर। एक और नया कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है सर, एक शुगर डैडी, जिसमें
लड़कियां अपने से बड़े उम्र के मर्दों के आदमियों के लिए अट्रैक्ट होती हैं एंड देन दे हैव अ गुड टाइम। शुगर मॉमी एंड शुगर डैडी, शुगर मॉमी एंड शुगर डैडी, यस। ये देखो बेसिकली इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक रीज़न तो इसमें ये होता है कि यहाँ पर हो सकता है प्रेम हो, क्योंकि आप सेक्सुअलिटी में जब जाते हो तो कई बार आपको एक मैच्योर पार्टनर चाहिए होता है जी। जो आपको अंडरस्टैंड करे, जो चीज़ों को समझे। यदि आप किसी 20 साल के लड़के के साथ जो सेम आपकी एज ग्रुप का है तो दोनों बड़े एग्रेसिव मोड में होते हो, तो कई बार एक फीमेल कुछ इस तरह के एपिसोड्स के बाद जहाँ पर उसको कोई धोखा हुआ है या तो एक मैच्योर पार्टनर ढूंढ रही होती है। एक रीज़न ये होता है। दूसरा, पॉकेट साइज तो बहुत बड़ा फैक्टर है कि यदि आपका पार्टनर है जो शुगर डैड है आपका, वो बहुत रिच है, आपके सारे खर्चे अफोर्ड कर सकता है, आपको गोवा घुमा सकता है, आपको थाईलैंड ले जा सकता है, आपको पूरी दुनिया घुमा सकता है, और यदि आप रेडी हो उस कॉस्ट पे ये चीज़ें करने के लिए, तो लोग इस तरह के शुगर डैड ढूंढते हैं। शुगर मॉमीज, बहुत सारे लड़के जिम के अंदर इस तरह के जो ट्रेनर्स होते हैं वो इस तरह की मॉमीज बना लेते हैं जो अपने खर्चे निकालने के लिए। बट सोसाइटी के लिए ये सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि यदि हम सोचें कि हमारे बच्चे ऐसा क्योंकि करेंगे, शुगर जो डैडी हैं और जो शुगर मॉमीज हैं ये भी दे प्रॉब्ली मैरिड, शादीशुदा, इनकी लाइफ अलग चल रही है उसके साथ में फिर हाँ, तो सोसाइटी के लिए तो हाँ। ओके। बट ये शुगर डैड और शुगर मॉम आज से नहीं है, सदियों से है। नाम इनके आज आ गए कि आज ये शुगर डैड। आजकल सर एक कुछ नए वर्ड्स आए हैं, BDSM, किंकी, मतलब किंक यूज़ करना ड्यूरिंग सेक्स, ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? देखो ये BDSM तो हो गया होमोसेक्सुअल सोसाइटी, ओके। कि जिसके अंदर एक आदमी जो है कि उसको होमोसेक्सुअलिटी में है या लेस्बियन है या ट्रांसजेंडर्स है, गे है, ये एक इनका एक पूरा ग्रुप है जिसको हम BDSM बोलते हैं। किंकी वो होता है जिसमें आपका जो सेक्सुअल फैंटेसीज है कि मुझे उस चीज से किंक आता है, किक आता है, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके। कई बार देखा है कि पेन इंडक्शन ड्यूरिंग सेक्स से भी कई लोग टर्न ऑन होते हैं, अराउज होते हैं। ये नेचुरल चीज है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स में होते हो तो आप उसको बाइट करते हो, उसको नाखूनों से निचोड़ते हो, रब करते हो, अलग अलग तरह से हल्का माइल्डली उसको प्रेशर देते हो, तो इससे स्टिमुलेशन मिलता है जी। पर यदि आप किसी का चाकू घोंप दोगे तो क्या रिएक्शन आएगा। बट यदि आप उसके हल्का सा लिप्स को बाइट कर रहे हो, उसके चेस्ट पे हल्का सा मार्क बना रहे हो अपने दांतों का, तो उससे एक स्टिमुलेशन मिलता है, उससे मजा आता है, ऑर्गेज्म फीलिंग आती है। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट भी सुनने में आ रहा है सर, पेनाइल मसाजेस का, तो इसके बारे में बताएंगे थोड़ा? देखो जैसे ही हम हमारे सर की मसाज करते हैं तो मज़ा आता है, तो ऐसे ही जब हम हमारे लिंग की मसाज किसी भी ऑयल से करें या किसी भी चीज़ से करें तो उससे ब्लड फ्लो बढ़ता है इसका। ओके। अभी जब हम ये जो ऑर्गन है इसको सिर्फ सुसु करने के लिए यूज़ लेते हैं, सेक्स करने के लिए यूज़ लेते हैं, इसके अलावा फिर इसका ध्यान नहीं रखते हैं। तो अभी जैसे कि एलार्जिनिन जेल्स आ गए मार्केट के अंदर जो कि वेजोडाइलेटर्स हैं, तो जब आप एलार्जिनिन जेल की लिंग पे मसाज करते हो तो एलार्जिनिन इज ए वेजोडाइलेटर मॉलिक्यूल, इसको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। तो जैसे ही आप इसकी हल्के हाथ से मसाज करते हो जेल की, जिसका नाम पीलार्ज जेल है, तो पीलार्ज जेल अंदर की जो वेन्स हैं उनको स्टिमुलेट कर देता है और ब्लड फ्लो बढ़ा देता है, तो इरेक्शन की क्वालिटी इंप्रूव होती है। एजिंग की वजह से जो आपका लिंग सिकुड़ गया है उसका साइज वापस से पुराने साइज जैसा दिखने लगता है, हार्डनेस आने लगती है, एंड दिस इज गुड फॉर सेक्स। अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, ट्रूथ या मिथ। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके प्रति लोगों को आज भी डाउट है कि ये सच है या झूठ है। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट। अगर कोई लड़की फर्स्ट टाइम सेक्स करते टाइम ब्लीड नहीं करती तो वो वर्जिन नहीं है, ट्रूथ और मिथ? गुड सेक्स का मतलब है लॉन्ग ड्यूरेशन, जितना ज़्यादा टाइम उतना बेटर, मिथ और ट्रूथ? बॉडी काउंट ज़्यादा है तो फ्यूचर रिलेशनशिप्स सक्सेसफुल नहीं होते, मिथ और ट्रूथ? अगर किसी लड़के का बॉडी काउंट ज़्यादा है तो फ्यूचर रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होता? नहीं, फॉल्स है, मिथ। फोरप्ले सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, मेन चीज़ पेनिट्रेशन है? मिथ। ओरल सेक्स सेफ होता है, उससे एसटीडीज का रिस्क नहीं होता? ओरल सेक्स सेफ होता है? हाँ, ओरल सेक्स सेफ होता है, एसटीडीज नहीं होती हैं ओरल सेक्स से। एसटीडी होती है? होती हैं, तो ट्रूथ, मिथ, सॉरी।
अगर पार्टनर को क्लाइमैक्स नहीं मिला तो इसका मतलब आप सेक्सुअली वीक हो। फॉल्स। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स और हर्बल पावर कैप्सूल्स परमानेंटली परफॉर्मेंस बढ़ा देते हैं। मिथ। सेक्स सिर्फ यंग लोगों के लिए है, 40-50 साल के बाद नेचुरल डिज़ायर ख़त्म हो जाता है। फॉल्स। रोल प्ले या फैंटेसीज रखना मतलब आप अपने पार्टनर से सेटिस्फाइड नहीं हैं। फॉल्स। अगर कोई कपल रेगुलरली सेक्स नहीं कर रहा है तो मतलब रिलेशनशिप में डेफिनेटली प्रॉब्लम है। अब यार ये तो सही भी है और गलत भी है। ठीक है, विल लीव इट एट दैट। थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल योर टाइम। आपने इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें, लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ आवर व्यूअर्स विल लिसन टू दिस और बहुत लोगों के कॉन्सेप्ट्स और डाउट क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। मिथ्स टूट गए, डाउट्स क्लियर हो गए और ऑकवर्डनेस का लोड काफ़ी हल्का हो गया है। थैंक यू सो मच टू डॉक्टर अमित जोशी फॉर एन ऑनेस्ट एंड ब्रूटल कॉन्वर्जेशन विद अस. For our viewers, we hope you like this episode. Please like, comment, share, subscribe. आप like करेंगे उससे हमारा content और बेहतर होगा. Hopefully you like the episode today and आगे आने वाले episodes के लिए stay tuned. अगर आप लोगों को आज का episode पसंद आया तो प्लीज़ like, comment, subscribe ज़रूर करें. कोई आपके ऐसे सवाल हो जो हम इस episode में cover नहीं कर पाए हों तो प्लीज़ उन सवालों को, अपने questions को comment box में drop कीजिए. Hopefully we'll do another episode with Dr. Joshi. आगे किस गेस्ट को बुलाना है, इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, एनी ओपिनियंस फॉर अस, प्लीज़ डू ड्रॉप देम. प्लीज़ शो ऑल योर लव. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट टाइम.